जय हिंद साथियों, मैं राम गोस्वामी सृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा के लिए हमने पेपर 2 के पार्ट बी की 4th यूनिट को उठाई है और इस 4th यूनिट का नाम क्या है, सोशियोलॉजी, जिसमें हम विभिन्न टॉपिक्स को रोज समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी दिशा में आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ण व्यवस्था, जो कि पेपर 2 के खंड बी का या पार्ट बी का यूनिट 4th है सोशियोलॉजी। उसमें एक टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। तो चलिए फटाफट इसको हम देख लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसके संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि ये पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 समाजशास्त्र। जब तक सोशियोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के वीडियो रहेंगे ये वाली चीज़ रहेगी ताकि बार बार आप भी रखें रिमाइंड और हम भी रखें और एक लेक्चर की एक क्रमिक शुरुआत हो सके। तो पेपर 2 पार्ट बी यूनिट 4 सोशियोलॉजी। अब इसमें आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वर्ण व्यवस्था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था के की पॉइंट्स पे बात कर लें या प्रमुख चर्चा के बिंदु की बात कर लें तो इसका अर्थ एवं परिभाषा, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांत, फिर वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं, विशेषताओं के साथ फिर वर्ण व्यवस्था के दोष, फिर विभिन्न वर्णों के कर्तव्य, जो 4 वर्ण हैं वो क्या क्या प्रमुख रूप से कार्य करते हैं, फिर वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व देखेंगे, फिर वर्ण और जाति में क्या अंतर है ये देखेंगे और सबसे अंत में संभावित प्रश्न इस टॉपिक से क्या क्या बन सकते हैं इनको देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इसके अर्थ से। ठीक है, अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए यहाँ पे अर्थ एवं जो परिभाषा है वो वर्ण की है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का अर्थ हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था का अर्थ हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पे किसका अर्थ पढ़ रहे हैं, वर्ण का। ठीक है, तो वर्ण का क्या अर्थ है ये हम देखें। तो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में, विभिन्न स्मृतियों में और उपनिषदों में जो वर्ण का अर्थ मिलता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार से इसका अर्थ मिलता है। पहला अर्थ क्या हो जाता है वर्ण का, धारण करना। दूसरा अर्थ क्या हो जाता है, व्यक्तियों का स्वभाव। और तीसरा अर्थ क्या हो जाता है, रंग। तो इसको एक एक करके हम समझ लेते हैं। ठीक, पहले अर्थ के अकॉर्डिंग वर्ण वो है जिन्होंने एक ही व्यवहार को या एक ही व्यवसाय को क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। जैसे क्षत्रियों का एक अलग व्यवसाय, वैश्यों का एक अलग व्यवसाय, पंडितों ब्राह्मणों का एक अलग व्यवसाय और वैश्यों का एक अलग व्यवसाय। तो उस संदर्भ में वर्ण का पहला अर्थ क्या लिख रहे हैं, धारण करना, जो हमने अपना लिया है, जो एक व्यवहार है या एक स्वभाव है या एक व्यवहार है। ठीक, दूसरे अर्थ के संदर्भ में वर्ण की यदि हम बात करें तो व्यक्तियों का स्वभाव या वृत्ति, आजीविका जिसको हम कह सकते हैं। तो दूसरे अर्थ के संदर्भ में यदि हम देखें तो ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसका स्वभाव एक सा है या जिसकी वृत्ति या जिसकी आजीविका एक सी है, उन्होंने मिलके एक वर्ण का निर्माण कर लिया। तीसरा जो अर्थ है वो है रंग। ठीक, तीसरा जो अर्थ है वो वर्ण का क्या है, रंग। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि प्राचीन समाज में रंगों के आधार पे 4 अलग अलग वर्ण बन गए। जिनका रंग श्वेत था, ठीक, वो ब्राह्मण कहलाए। जिनका रंग हल्का सा लालिमा वाला था वो क्षत्रिय कहलाए। जिनका हल्का सा पीला या पीत वाला था वो वैश्य कहलाए। और जिनका श्याम या काला रंग था वो शूद्र कहलाए। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो केवल वर्ण के यदि हम अर्थ की बात करें तो पहला अर्थ वर्ण का हो गया धारण करना, दूसरा अर्थ हो गया व्यक्तियों का स्वभाव और तीसरा अर्थ हो गया रंग। ठीक है, चलिए अर्थ के साथ परिभाषा स्पेसिफाई किसी समाजशास्त्री की इसमें परिभाषा नहीं मिली, लेकिन फिर भी यदि एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में यदि ये पूछ लिया जाए और ये सबसे जटिल वो होगा कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो ये अगर आप लिखें तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था प्राचीन हिंदू समाज की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने समाज को 4 भागों में बांट दिया। एक तो ये था, दूसरा ये था प्राचीन हिंदू समाज की ऐसी विशेषता जिसने न केवल समाज को 4 भागों में बांटा बल्कि व्यर्थ के संघर्षों से भी छुटकारा दिलाया। और 4 आपको नाम लिख देना है। तो ये आप हो जाएगा एक, अगर सिंपल वे में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। चलिए अब समाज में वर्ण व्यवस्था
आई कैसे, तो अगला जो हमारा इसका टाइटल है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति के सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था उत्पत्ति के सिद्धांत। तो सिद्धांत की यदि हम बात करें तो सिद्धांत में यदि हम देखें तो परंपरागत सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, पवित्रतावादी का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत और रंग का सिद्धांत। तो यदि आप चाहें तो अगर ये डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ लिख लीजिएगा ऋग्वेद, यहाँ क्या लिखेंगे, ऋग्वेद लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपनिषद, यहाँ पे उपनिषद लिखिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, महाभारत, महाभारत लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्म का सिद्धांत, आधुनिक विचार, ठीक है, आधुनिक विचार लिखिएगा, ठीक है। ये आपके सिनॉप्सिस ही हैं जो आपको चित्र के माध्यम से ही समझा देंगे कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है। और यहाँ पे रंग में आप अगेन क्या लिख लेंगे, महाभारत, अगेन क्या लिख लेंगे आप, महाभारत। चलिए, अब इन सिद्धांत इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि 5 मार्कर में पूरी संभावना रहेगी कि किसी भी एक सिद्धांत को उठा के आयोग क्वेश्चन बना सकता है। जैसे वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के परंपरागत सिद्धांत को समझाइए, या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सामाजिक उपयोगिता सिद्धांत को समझाइए। तो इतना हमें आज इस सेशन में समझ लेना है, नोट डाउन कर लेना है कि यदि ये सिद्धांत से रिलेटेड अलग अलग 5 सिद्धांत हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 हम 5 मार्कर की संभावना मान के चलते हैं। इसके अलावा यदि ये पूछ लिया जाए 11 मार्कर में कि वर्ण व्यवस्था क्या है, इसकी उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। चलिए, अब इसमें एक एक सिद्धांत पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत हम यहाँ पे लेके आते हैं परंपरागत सिद्धांत, ठीक है, परंपरागत सिद्धांत। इसको कई जगहों पे दैवीय सिद्धांत भी लिखा है, तो दोनों सही है, परंपरागत सिद्धांत, ठीक। तो अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हम डाल रहे हैं। परंपरागत सिद्धांत में सबसे पहले तो हमें ये लिखना है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ये है कहाँ, तो ये वर्णित है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ऋग्वेद के कहाँ पे है, पुरुष सूक्त में, ठीक, जिसमें वर्णों की जो उत्पत्ति है, वर्णों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी गई है, ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी के शरीर से मानी गई है, ठीक। ये 2 चीजें हमें ध्यान रखना है परंपरागत या देवीय सिद्धांत में। अब ब्रह्मा जी के शरीर से कैसे, ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है मुख, ठीक है, भुजा, ठीक है, उरु, ठीक, उरु या इसी को जंघा, ठीक, उरु या जंघा, और इसके बाद पैर, ठीक है। तो मुख से कौन सा वर्ण का जन्म हुआ है, तो मुख से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण वर्ण की, इसकी उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी के मुख से। भुजा से किसकी हुई है, तो भुजा से हुई है क्षत्रिय वर्ण की, भुजा से किसकी हुई है, क्षत्रिय वर्ण की। फिर जंघा से किसकी हुई है, तो जंघा से हुई है वैश्य वर्ण की, जंघा से हुई है। और पैर से किसकी हुई है, तो पैर से किसकी हुई है, पैर से हुई है शूद्र की, शूद्र की, ठीक, शूद्र वर्ण की, ठीक है, क्या हो गई, पैर से, ठीक। अब यहाँ ध्यान रखना है कि वर्ण व्यवस्था ने प्राचीन भारतीय समाज में एक काम बहुत अच्छा किया कि प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए, ठीक, जिससे क्या हुआ, मानव समाज की संपूर्ण आवश्यकताएं पूरी होने लगी। जैसे यदि हम बात करें कि मानव समाज की आवश्यकताओं में क्या है, तो मानव समाज की प्रमुख आवश्यकताओं को अगर हम देखें तो ज्ञान हो गया, शक्ति हो गया, जीविकोपार्जन हो गया और सेवा। इन 4 मुख्य कैटेगरी में हम बांट सकते हैं मानव समाज की आवश्यकताओं को। और मानव समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो ये 4 हैं, ठीक है, और इनको ध्यान रखना है। इसी के आधार पे क्या वर्ण बना है, ज्ञान ब्राह्मण, शक्ति क्षत्रिय, जीविकोपार्जन वैश्य और शूद्र सेवा, ठीक, क्लियर है ये चीज। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ब्रह्मा जी के शरीर से, और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो इसका वर्णन मिलता है हमें ऋग्वेद के
पुरुष सूक्त में कि चारों वर्णों की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न भागों से हुई है। ठीक है, मुख से किसकी भी उत्पत्ति हुई है, तो मुख से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण वर्ण की, भुजा से किसकी हुई है, क्षत्रिय वर्ण की, उरु या जंघा से किसकी हुई है, वैश्य वर्ण की, और पैर से किसकी हुई है, शूद्र वर्ण की। तो ये हो गया हमारा परंपरागत सिद्धांत। ठीक, इसमें आपको केवल ये दो चीजें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, मान लीजिए अब ये 5 मार्कर में आ गया, तो कैसे लिखेंगे भाई, 5 मार्कर में आ गया तो हमें ये लिखना है कि इस सिद्धांत का वर्णन या इस सिद्धांत का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में दिया गया है, जिसके अनुसार वर्णों की वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के विभिन्न शरीर से हुई है। जैसे फिर पॉइंट बना दें 3-4 कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी की भुजा से क्षत्रिय वर्ण की उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा जी के उरु या जंघा से वैश्य वर्ण की हुई, और ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र वर्ण की हुई। साथ ही एक लाइन और डालें यहाँ पे जो आपके निष्कर्ष के समान होगा, कंक्लूजन होगा, उसमें ये लिख दें, कहता है इस प्रकार इन 4 वर्णों के द्वारा समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया परंपरागत सिद्धांत। अब नेक्स्ट है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, तो यदि हम इसकी बात करें कि ये उल्लेखित कहाँ है, तो ये उल्लेख इसका मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक, इसमें भी जो उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखेंगे दोनों एक से समान लगते हैं, इसमें भी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी द्वारा वर्णों की उत्पत्ति हुई है या वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। फिर परंपरागत सिद्धांत में और सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है, तो मुख्य अंतर जो है वो ये है कि परंपरागत सिद्धांत में ये बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने एक ही टाइम एक साथ चारों वर्णों की उत्पत्ति कर दी, जबकि सामाजिक उपयोगिता के सिद्धांत में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने चारों वर्णों की उत्पत्ति एक साथ नहीं की। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण वर्ण, अब देखा कि ब्राह्मण वर्ण से ही समाज की पूरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही। ठीक, तो उन्होंने क्षत्रिय वर्ण का जन्म दिया, उत्पत्ति की। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण से भी जब समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने आर्थिक आवश्यकताओं के लिए वैश्य वर्ण की उत्पत्ति की। अब इन 3 वर्णों के अलावा समाज में एक उपयोगिता ये भी हुई कि यार सेवा कौन करेगा, तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया, शूद्र की वर्ण की उत्पत्ति की। तो यहाँ याद रखना है, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप समझेंगे। ठीक है, कि चारों वर्णों की उत्पत्ति एक साथ ना करके सामाजिक उपयोगिता के आधार पर एक के बाद एक की। ठीक है, जैसे में हम सबसे पहले ले रहे हैं ब्राह्मण, ठीक, फिर क्षत्रिय, ठीक है, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ठीक है, जबकि परंपरागत सिद्धांत में क्या कहा गया है कि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चारों वर्णों की उत्पत्ति एक साथ ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है। फिर सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, जैसा नाम से ही पढ़ा अब समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे उपयोगिता पड़ती गई वैसे वैसे ब्रह्मा जी ने अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति की। ठीक, तो सबसे पहले इसमें ब्राह्मण वर्ण देखा कि भाई ब्राह्मण वर्ण से सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो क्षत्रिय वर्ण, इन दोनों वर्णों से नहीं हो रही, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए जीविकोपार्जन के लिए वैश्य वर्ण, और वैश्य वर्ण से फिर देखा सेवा कौन करेगा, तो शूद्र वर्ण। ठीक, तो क्लियर है, ये कहाँ उल्लेखित है, बृहदारण्यक उपनिषद में, उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक है, क्लियर एकदम, उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा। ठीक, फिर पवित्रतावादी सिद्धांत। ठीक, तो पवित्रतावादी सिद्धांत में इसका जो उल्लेख मिलता है या वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है, महाकाव्यों में। ठीक, और विश्व के प्रमुख महाकाव्यों में जो नाम गिना जाता है वो कहाँ लिखा जाता है, महाभारत में। ठीक,
तो महाभारत, ध्यान रखिएगा महाभारत, ठीक। तो महाभारत में एक प्रश्न के उत्तर में भृगु ऋषि ने ये कहा था, भृगु ऋषि ने कहा था, इसका उल्लेख कहाँ मिल रहा है हमको, महाभारत में। भृगु ऋषि ने ये कहा था कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी लोग अच्छा आचरण करते थे और सभी लोग ब्राह्मण माने जाते थे। धीरे धीरे लोगों के आचरण में, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन हुआ और वो धीरे धीरे अलग वर्णों में बंटते गए, ठीक। तो सबसे पहले इसको हम यदि शॉर्ट में लिखें तो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था, प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना है कि प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। जैसे प्रारंभ में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, सभी अच्छा आचरण करते थे और ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक। थोड़ा सा इसको समझिएगा, ठीक है। भृगु ऋषि ने क्या बताया है कि भाई प्रारंभ में कोई वर्ण नहीं था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी लोग अच्छा आचरण करते थे और सभी लोग क्या कहलाते थे, ब्राह्मण कहलाते थे। लेकिन बाद में जिन ब्राह्मणों के स्वभाव और गुणों में परिवर्तन हो गया, ठीक, वो फिर उस आधार पे क्या बट गए, उस आधार पे जो है वो क्या बट गए, वो वर्णों में बट गए, ठीक। जैसे एक अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे प्रारंभ में सभी क्या कहलाए, ब्राह्मण कहलाए, ठीक। प्रारंभ में सभी ब्राह्मण कहलाए, ठीक। लेकिन धीरे धीरे प्रारंभ में सभी क्या कहलाए, ब्राह्मण कहलाए और धीरे धीरे ये क्या होते गए कि अपने उसमें अपने व्यवहार के प्रति उदासीन होते गए, ठीक। तो ऐसे ब्राह्मण जो क्रोधी एवं राजसी प्रवृत्ति के हो गए, तो उनसे क्या बन गया, उनसे बन गया क्षत्रिय वर्ण, ठीक। ध्यान देना, उनसे क्या बन गया, क्षत्रिय वर्ण। जो मतलब ऐसे ब्राह्मण जो स्वभाव से क्रोधी होते गए और राजसिक प्रवृत्ति के होते गए, तो उनसे क्या बन गया, क्षत्रिय वर्ण, ठीक। फिर ऐसे ब्राह्मण जिनमें रजोगुण की प्रधानता हो गई, ठीक है, ऐसे ब्राह्मण जिनमें रजोगुण प्लस व्यवसाय की प्रधानता हो गई, ठीक। तो वो क्या बन गए, व्यवसाय की जो प्रधानता हो गई तो वो क्या बन गए, वो बन गए वैश्य, वैश्य वर्ण बन गए, ठीक। ध्यान रखना है, ये क्या बन गए, वैश्य वर्ण बन गए। और ऐसे ब्राह्मण जो तमोगुण, तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, ठीक, तामसिक प्रवृत्ति वाले, ठीक है। तामसिक प्रवृत्ति मतलब मांस मदिरा का सेवन करना, ठीक है, मांस मदिरा सेवन करना तामसिक प्रवृत्ति के हो गए, वो क्या बन गए, वो बन गए शूद्र वर्ण, वो क्या बन गए, शूद्र वर्ण, ठीक। तो ये जो विस्तार है ये कहाँ है, ये जो विस्तार है ये महाभारत में है, ये जो विस्तार है ये कहाँ है, महाभारत में। भृगु ऋषि से किसी ने पूछा, ठीक। तो भृगु ऋषि ने ये बताया, भृगु ऋषि से किसी ने पूछा तो भृगु ऋषि ने ये क्या दिया, भृगु ऋषि ने ये वर्णन दिया, भृगु ऋषि ने ये क्या दिया, वर्णन दिया। उन्होंने बताया कि भाई प्रारंभ में सभी व्यक्ति अच्छा आचरण करते थे
और सभी ब्राह्मण कहलाते। लेकिन धीरे धीरे ऐसे ब्राह्मण जो अपने आचरण से, अपने गुण से, अपने स्वभाव से उदासीन होते गए और अन्य प्रकार का गुण, अन्य प्रकार का स्वभाव अपनाते गए, उस हिसाब से वर्ण की उत्पत्ति हो गई। ऐसे ब्राह्मण जो क्रोधी एवं राजसी प्रवृत्ति अपनाने लगे वो क्षत्रिय वर्ण कहलाने लगे। ऐसे ब्राह्मण जिनमें रजोगुण और व्यावसायिक गुण आ गए वो क्या हो गए, वैश्य वर्ण। और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने तामसिक प्रवृत्ति को अपना लिया, मांस मदिरा का ज़्यादा सेवन करने लगे, वो शूद्र वर्ण कहलाने लगे। ठीक, तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कौन सा सिद्धांत, पवित्रतावादी का सिद्धांत। फिर इसके बाद कर्म का सिद्धांत। ठीक है, अभी तक जो हमने 3 सिद्धांत पढ़े हैं, 3 सिद्धांत अभी तक हमने कौन से पढ़े हैं, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत के बाद हमने पढ़ा है सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक, फिर हमने पढ़ा है क्या, पवित्रतावादी सिद्धांत, पवित्रतावादी सिद्धांत। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब ये जो कर्म का सिद्धांत है तो इसमें ध्यान रखना है कि आधुनिक विद्वानों का ये मानना है। ठीक, आधुनिक विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को, आधुनिक विद्वानों ने वर्ण व्यवस्था को ईश्वरीय या देवीय ना मानकर मानव द्वारा रचित व्यवस्था माना है, मानव द्वारा रचित व्यवस्था माना है। ठीक, मतलब ऊपर के यदि 2 सिद्धांत की हम बात करें, परंपरागत और सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत, तो उसमें तो वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार कोई अलौकिक शक्ति को मान लिया है, ब्रह्मा जी को मान लिया है, ईश्वरीय को मान लिया है, देवी को मान लिया है। लेकिन आधुनिक विद्वानों का ये मत है कि भाई समाज में निश्चित ही ये जो व्यवस्था है ये मानव द्वारा रचित थी, न कि भगवान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा। और इस विचारधारा का जो फेवर करने में सबसे ज़्यादा नाम आता है वो है एक डॉक्टर राधा कृष्णन और एक डॉक्टर घुरिये। ये 2 नाम प्रमुख हैं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये 2 नाम प्रमुख हैं। ठीक, तो डॉक्टर राधा कृष्णन जो हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन, इनका ये मानना है कि निश्चित रूप से समाज में लोगों की ये सोच रही होगी कि हम पर्टिकुलर व्यक्ति को उसके कर्म और व्यवसाय के आधार पर डिवाइड कर दें और उसकी आनुवांशिक योग्यता का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें ताकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति निर्विवाद होती रहे। तो इस आधार पे, इस विचार पे डॉक्टर राधा कृष्णन ने ये स्पष्ट स्वीकार किया है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था थी समाज में वो मानव द्वारा रचित थी। ये बिल्कुल स्पष्ट किया है किसने, राधा कृष्णन ने। ठीक, और इसमें उनने कुछ उदाहरण भी दिए। ठीक, कि जैसे विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मण वर्ण में आते थे। मतलब ये क्षत्रिय थे लेकिन इनको जो सदस्यता थी वो किसकी दे दी, ब्राह्मण वर्ण की। एक दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि राजा जनक क्षत्रिय थे लेकिन उनके ज्ञान और स्वभाव के कारण उन्हें ब्राह्मण वर्ण में गिना जाता है। तो ये 2 उदाहरण देके डॉक्टर राधा कृष्णन ये कहना चाह रहे थे
कि भले ही आपकी उत्पत्ति किसी वर्ण में हुई है, लेकिन यदि आपने कर्म अच्छे किए हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आप दूसरे वर्ण की सदस्यता ले सकते हैं या दूसरे वर्ण में काउंट हो सकते हैं। वही हम बात करें डॉक्टर घुरिये की, तो डॉक्टर घुरिये की जो विचारधारा थी वो यही थी कि प्रारंभ में केवल 2 वर्ण थे। ठीक है, इन्होंने क्या माना कि प्रारंभ में 2 वर्ण थे, एक था आर्य और एक था दास। इन्होंने ये माना कि भाई प्रारंभ में केवल 2 वर्ण थे। ठीक, फिर आर्यों में क्या हुआ, आर्यों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई, तो स्वभाव में परिवर्तन हुआ। ठीक, और स्वभाव में जो परिवर्तन हुआ तो उसी परिवर्तित स्वभाव के कारण ही इसी से क्या बन गया, इसी से बन गया आर्य से ही ब्राह्मण, इसी से बन गया क्षत्रिय और इसी से बन गया वैश्य। अब आपने एक वर्ड सुना होगा द्विज, जिन्हें जनेऊ संस्कार की इजाजत थी। तो द्विज इन्हीं तीनों को कहा जाता है। इनको जनेऊ का अधिकार क्यों था, क्योंकि मुख्य रूप से ये जो आर्य थे इनसे ही ये 3 वर्ण निकल के आए हैं, इसलिए इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था, द्विज कहा जाता। आर्यों ने जिनको हराकर भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, उनको इन्होंने क्या बोला, दास। तो इससे क्या बना, इससे बना शूद्र वर्ण, इससे बना शूद्र वर्ण। ठीक, इनसे क्या बना, शूद्र वर्ण। तो ये डॉक्टर घुरिये का मानना था कि भाई प्रारंभ में केवल 2 वर्ण थे, एक आर्य था और एक दास था, या कह लें एक उच्च था और एक निम्न था। उच्च वर्ण की जब, या उच्च वर्ग की जब धीरे धीरे संख्या में वृद्धि हुई, तो उनके नेचर में, उनके स्वभाव में और उनके व्यवहार में क्या आया, परिवर्तन हुआ। संख्या में वृद्धि हुई तो स्वभाव में परिवर्तन हुआ। तो इसी एक आर्य ग्रुप से क्या हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की उत्पत्ति हुई, द्विज। तो यहाँ भी डॉक्टर घुरिये ये बता रहे हैं कि ये कोई देवीय चमत्कार नहीं है, ये कर्म के आधार पे धीरे धीरे वर्णों की उत्पत्ति हुई। और डॉक्टर राधा कृष्णन ने भी यही बताया है। ठीक, यहाँ पे डॉक्टर घुरिये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे आपने इतिहास भी पढ़ा होगा, तो मौर्य वंश के जो शासक थे, मौर्य वंश के जो क्या थे, शासक थे, आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र थे। ठीक है, फिर गुप्त वंश के जो शासक थे, गुप्त वंश के शासक, ये मूल रूप से क्या थे, वैश्य थे। ये मूल रूप से क्या थे, वैश्य थे। तो ये एग्जाम्पल भी इन्होंने क्या दिया, घुरिये ने, कि ऐसा नहीं कि आपका वर्ण कुछ और है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फिर अगला देख लेते हैं, रंग का सिद्धांत। रंग का सिद्धांत क्या है, इसको समझने के लिए अभी अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, कि रंग का सिद्धांत, तो रंग के सिद्धांत में ये बोला गया है कि भाई प्रारंभ में 4 रंग थे, एक श्वेत, एक लाल, ठीक है, एक पीत और एक श्याम या काला। ठीक, इसी से क्या हुआ है, चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। श्वेत जो फेयर थे, ठीक, वो क्या कहलाए, वो कहलाए ब्राह्मण। ठीक, इनसे ब्राह्मण वर्ण बना। ठीक, जो लालिमा, क्रोधी में एकदम लालिमा वाले, क्रोध वाले थे, वो क्या बन गए, क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ठीक, जो पीत थे, पीले थे, वो क्या हो गए, वैश्य थे। ठीक, और जो श्याम था, श्याम या काले, ये क्या हो गए, शूद्र थे। ठीक है, अब इसका जो हमें वर्णन मिलता है, तो इसका वर्णन हमको कहाँ मिलता है, इसका वर्णन हमको मिलता है महाभारत में। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, महाभारत का सिद्धांत। इसको हम क्या बोलेंगे, महाभारत का सिद्धांत। ठीक, तो ये रंग का सिद्धांत।
तो इस तरीके से हमने वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। भाई वर्ण व्यवस्था में क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे गुण एवं स्वभाव पर आधारित। तो सबसे पहले तो इसकी विशेषता हो गई कि भाई वर्ण व्यवस्था गुण एवं स्वभाव पर आधारित थी। जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी एग्जाम्पल दिया विश्वामित्र का और राजा जनक का, डॉक्टर घुरिये ने भी एग्जाम्पल दिया मौर्य वंश के शासकों का और गुप्त वंश के शासकों का। ठीक, तो जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी कि यह गुण और स्वभाव पर आधारित है। जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले रहा है तो वो उसी वर्ण में ही रहेगा, वो अपने गुण और स्वभाव को इम्प्रूव करके उच्च वर्ण में भी जा सकता था। ठीक है, फिर दूसरा, सभी वर्णों के पृथक अधिकार। वर्ण व्यवस्था ने मानव समाज को 4 भागों में बांटा जरूर था, लेकिन प्रारंभिक दौर पे वर्ण व्यवस्था में ये बात आई ही नहीं कि कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा वर्ण। ठीक, क्योंकि जो कर्तव्य थे वो चारों के समान थे और चारों वर्ण में से कोई एक वर्ण भी यदि अपना कर्तव्य नहीं करता तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। तो सभी वर्णों के पृथक पृथक अधिकार थे। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मणों के अलग अधिकार थे, क्षत्रियों के अलग अधिकार थे, वैश्य के अलग अधिकार थे और शूद्र के अलग अधिकार थे। तो सभी वर्णों के पृथक पृथक अधिकार थे। फिर आनुवांशिक रूप। जनरली हमने ये कहा है कि एक व्यक्ति यदि जिस वर्ण में जन्म ले तो ये आवश्यक नहीं है कि वो उसी वर्ण में रहा है, लेकिन आमतौर पे क्या देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था का आनुवांशिक रूप देखा जाता था कि जो व्यक्ति जो व्यवसाय वर्ण में को बिलोंग कर रहा है या जो व्यवसाय कर रहा है, विरासत में वो अपने बच्चे को भी वही व्यवसाय देगा। ठीक है, यदि हम ये कह लें कि वैश्य वर्ण का या वैश्य व्यक्ति का जो बालक है वो ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्य करने लगे, अधिकार ले ले तो नहीं। हाँ, लेकिन यदि वो अपने गुणों को ऐसा इंप्रूव कर ले तो वो जरूर जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि यह एक आनुवांशिक विवाह है। ठीक, फिर अनुलोम विवाह पर आधारित। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो थी वो अनुलोम विवाह पे आधारित थी। ठीक है, सोशियोलॉजी में आपने एक विवाह पढ़ा है अनुलोम और एक विवाह पढ़ा है प्रतिलोम। ठीक, तो अनुलोम का मतलब क्या है? उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की या कन्या। ठीक, जस्ट इसके अपोजिट प्रतिलोम में क्या हो जाता है? उच्च वर्ण की लड़की और निम्न वर्ण का लड़का, ये हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में क्या था? अनुलोम विवाह पर आधारित थी। ठीक, इस चीज को ध्यान रखना कि इसमें अनुलोम विवाह की छूट थी। फिर श्रम विभाजन। तो वर्ण व्यवस्था ने जब मानव समाज को 4 भागों में बांटा है तो चारों भागों के कार्य भी बांट दिए कि ब्राह्मण वर्ण क्या करेगा, क्षत्रिय वर्ण क्या करेगा, वैश्य वर्ण क्या करेगा और शूद्र वर्ण क्या करेंगे। तो इससे क्या हुआ? श्रम विभाजन हुआ। विशेषीकरण कैसे? एक्चुअल में हम दोनों को एक साथ भी पढ़ ले सकते हैं, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, पर अलग अलग ही समझ लेते हैं। श्रम विभाजन का मतलब ये है कि प्रत्येक वर्ण के श्रम या कार्य या कर्तव्य विभाजित थे, उसको लेके कोई संघर्ष नहीं होना था कि वैश्य वर्ण बोलेगा कि अब मैं पूजा पाठ करूंगा या ब्राह्मण वर्ण बोले कि अब मैं व्यापार करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, विशेषीकरण का मतलब क्या है कि जब एक ही व्यवसाय या एक ही कर्तव्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तो उस पीढ़ी में या उस समाज में या उस वर्ण में उस कार्य का स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ठीक, जैसे अब ब्राह्मण वर्ण में निश्चित था भाई आपको कि अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, अध्ययन अध्यापन का कार्य करना है, वेदों का अध्यापन। तो उस वर्ण में क्या हो गया कि इस कार्य का एक स्पेशलाइजेशन आ गया, विशेषीकरण आ गया। क्षत्रियों में भी क्या था कि भाई प्रजा की रक्षा करना है, युद्ध करना है, दान देना है, यज्ञों का आयोजन करना है, तो उस काम में भी वो क्या हो गए? पारंगत हो गए। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता क्या हो गई? विशेषीकरण। फिर गतिशीलता, खुलापन। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा जाति एक बंद वर्ग है, तो वर्ण बंद वर्ग नहीं था। वर्ण जो था क्या था? गुण और स्वभाव पर आधारित था। क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण में जा सकता था अगर गुण और स्वभाव उसका अच्छा हो जाए। ठीक, या वो अपने गुण और स्वभाव से थोड़ा उदासीन हो जाए तो वो नीचे वाले वर्ण में भी जा सकता था। मतलब चारों वर्ण में
कोई भी व्यक्ति इधर उधर अपने गुण और स्वभाव के आधार पे आ जा सकता था, तो खुलापन था। जैसे जाति में हमने क्या देखा कि जाति एक बंद वर्ग है भाई, जिस जाति में आपने जन्म लिया है उसी जाति के होके आप मृत्यु होगी आपकी, ठीक। फिर नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकता। मनोवैज्ञानिकता का यहाँ पे मतलब ये है कि समाज में सभी व्यक्तियों की मानसिकता एकदम सेट थी, सबके अलग अलग वर्ण थे, सबके अलग अलग कर्तव्य थे, कोई किसी के कर्तव्यों का अतिक्रमण नहीं कर सकता था, क्योंकि सबकी मानसिकता सेट थी कि हम इस वर्ण में हैं, हमें ये कर्तव्य करना है, हम इस वर्ण में हैं, हमें ये वर्ण कर्तव्य करना है। तो वर्ण व्यवस्था की एक विशेषता क्या हो गई, मनोवैज्ञानिकता। चलिए, तो ये हो गई हमारी वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं। अब आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है, वर्ण व्यवस्था के दोष। यदि वर्ण व्यवस्था की विशेषता थी तो वर्ण व्यवस्था के कुछ दोष भी थे, जैसे श्रम धन का असमान वितरण। जैसे अभी आपको मैंने समझाया था कि जो जनेऊ संस्कार था वो केवल द्विज को ही मिला था, ठीक है। तो इसमें तो असमान वितरण हो गया ना, कि भाई चारों वर्णों को जो कर्तव्य थे वो अलग अलग थे, लेकिन किसी को वंचित तो ना करें, जिसमें शूद्र वर्ण क्या हो गया, इससे वंचित हो गया, ठीक। फिर धन का असमान वितरण। अगर देखा जाए प्राचीन समाज में तो ज़्यादातर जो धन था वो क्षत्रियों के पास था, वैश्य के पास था, पर शूद्र का काम तो केवल सेवा भाव करना था। तो श्रम भी आप देख रहे कि तीनों ऊपर के जो तीन वर्ण हैं उनके तो स्पेसिफाई क्या है, बोल दिया कि भाई आप पूजा पाठ कराओगे, आप युद्ध रक्षा करोगे और आप व्यापार करोगे। और शूद्र से क्या बोल दिया कि भैया बिना ईर्ष्या के ऊपर के तीनों जो वर्ण हैं उनकी आपको सेवा करना है। तो उस हिसाब से पहला दोष क्या निकल के आया कि श्रम एवं धन का असमान वितरण। दूसरा, जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि कभी कुछ ऐसा आर्गूमेंट हो या कुछ ऐसा लिखने को आए तो ध्यान रखिएगा कि वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक समय में अपने प्रारंभिक समय में समानता पे आधारित थी। वर्ण अलग अलग थे, लेकिन ये नहीं बोला कि आप उच्च वर्ण हो या आप निम्न वर्ण हो, ठीक। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था अपने चरम पे आई और जब उसका विकृत रूप आया तो उस विकृत रूप ने ही क्या ले लिया, जाति व्यवस्था का रूप ले लिया, ठीक। तो वर्ण व्यवस्था का एक दोष क्या है कि ये जाति व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। अगर वर्ण व्यवस्था अपना विकृत रूप न लेती तो जाति व्यवस्था ही नहीं आती, ठीक। फिर सामुदायिक भावना में कमी, ठीक है। देखिए, वर्ण व्यवस्था से सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो रही थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कम्युनिटी या सामुदायिक भावना की सब एक साथ मिलजुल के काम करें ये नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था में क्या हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, ठीक, और वैश्य और शूद्र को निम्न समझने लगे और उनका शोषण करने लगे। तो इससे क्या हुआ, सामुदायिक भावना में कमी आई, ठीक। अस्पृश्यता एवं शोषण को बढ़ावा भी मिला, ठीक। फिर नेक्स्ट है सामाजिक एकता में बाधक। जब वर्ण को लेके, कर्तव्य को लेके समाज को चार भागों में बांटा जा रहा था तो उस समय उद्देश्य केवल यही था कि भाई समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाए। लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हुआ कि एकता में बाधक बनने लगा। भाई जिस उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई या बनाई गई वह व्यवस्था, वह धीरे धीरे अपने विकृत स्वरूप में आ गई और उससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था जैसी चीजें आई। तो अस्पृश्यता भी हुआ, शोषण भी हुआ, सामाजिक एकता में बाधक भी आया और मानवीय आदर्शों के ये विरुद्ध भी थी। मानवीय आदर्श ये कहता है, मानवता ये कहती है कि सभी समान है और सभी को सब चीज का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सामाजिक अधिकारों से शूद्र वर्ण तो पूरी तरीके से वंचित था। मतलब समाज के जो अच्छे अधिकार हैं या विशेष अधिकार हैं वो ऊपर के तीन वर्णों को ही प्राप्त थे। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था क्या थी, मानवीय आदर्शों के विरुद्ध थी। चलिए अगला देख लेते हैं, वर्ण के प्रकार या कर्तव्य। बहुत इजी है, लेकिन जब लिखने आए तो कोशिश करिएगा, मेरा सजेशन है 2-3 बार इसको लिख लीजिएगा 5 मार्कर के हिसाब से, ठीक। चार वर्णों के जो प्रकार थे वो चार थे, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। उनके कर्तव्य क्या थे, ब्राह्मणों के जैसे कर्तव्य देखें तो वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना या तप करना, अध्यापन कराना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मण वर्ण के मुख्य रूप से कर्तव्य या कार्य थे। फिर क्षत्रिय वर्ण का क्या कर्तव्य या कार्य थे, रक्षा करना, दान देना, युद्ध करना, यज्ञों का आयोजन। यज्ञ करता कौन था, ब्राह्मण, लेकिन उनका पूरा संपूर्ण संचालन कौन करते थे, क्षत्रिय वर्ण, ठीक। वैश्य वर्ण में देखें तो पशु की रक्षा करना, दान देना, व्यापार करना, कृषि एवं व्यवसाय करना, ठीक। और शूद्र वर्ण के लिए कर्तव्य क्या निर्धारित कर दिए थे कि भाई बिना ईर्ष्या के तीनों वर्णों की आपको सेवा करना है। तो ये वर्ण के प्रकार कह लें या वर्णों के विभिन्न वर्णों के कर्तव्य कह लें। फिर आगे देखते हैं अगला,
वर्ण व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व क्या था, आखिर क्यों यह वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और क्यों यह बनाई गई, इसका महत्व क्या था, समाज के लिए इसका महत्व क्या था, व्यक्ति के लिए इसका महत्व क्या था, उससे रिलेटेड हम देखते हैं। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था का पहला जो महत्व निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भाई, कि इसने सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। और सामाजिक आवश्यकताओं में यदि हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, ज्ञान, ठीक है, शक्ति, ठीक है, ज्ञान, शक्ति, जीविकोपार्जन और सेवा। इन मुख्य समाज की जो आवश्यकताएं हैं, विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उनको मुख्य रूप से इन 4 कैटेगरी में बांट दिया था। अब इन 4 कैटेगरी को विशेषीकरण के द्वारा या स्पेशलाइजेशन के थ्रू कौन अच्छे से करेगा, तो ये समाजशास्त्रीय महत्व हो गया एक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा समाजशास्त्रीय महत्व हमने विशेषताओं में से उठा लिया है कि श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। इससे हुआ क्या कि समाज में जब श्रम विभाजन हुआ वर्ण व्यवस्था के द्वारा, तो समाज में जो संघर्ष होते थे वो कम हो गए, या कह लें कि छुटकारा ही मिल गया, क्योंकि अब सबकी मानसिकता सेट थी कि हमें ये कर्तव्य करना है, हम इस वर्ण के सदस्य हैं। तो इससे क्या हुआ, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण हुआ। फिर सामाजिक संघर्षों से भी छुटकारा मिला। ठीक, जो कर्तव्यों को लेके, अधिकार को लेके, कार्य को लेके जो संघर्ष होते थे उससे भी क्या मिला, छुटकारा। ठीक, शक्ति संतुलन का आधार था ये। भले ही वर्ण व्यवस्था ऊंच नीच में विभाजित नहीं थी, समानता पे आधारित थी, इसलिए कहा जाता है कि समाज में यदि शक्ति संतुलन करना है तो समाज के प्रत्येक भाग को आपको शक्ति देनी पड़ेगी। वर्ण व्यवस्था ने भी ठीक वैसा ही किया कि संपूर्ण समाज को 4 भागों में बांट दिया और चारों भागों के कर्तव्य निर्धारित कर दिए। इससे क्या हुआ कि कोई भी वर्ण ऐसा नहीं था जिसके पास कर्तव्य ना हो या अधिकार ना हो, और चारों वर्ण के कर्तव्य अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण थे। यदि चारों वर्णों में से कोई एक वर्ण अगर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाए या अपने कर्तव्यों का निष्पादन छोड़ते तो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती। तो इसका एक महत्व क्या है कि शक्ति संतुलन का आधार। फिर नेक्स्ट, योग्यता वृद्धि के लिए प्रेरित या प्रेरणा। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो खुली व्यवस्था थी, गतिशीलता थी उसमें, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता था, अपनी योग्यता में वृद्धि करना चाहता था कि हम अपनी और ज़्यादा वृद्धि कर लें ताकि हम और वर्ण को चेंज कर सकें और ऊपर वाले वर्ण में चला जाए। तो एक ये। ठीक, फिर समानता को प्रोत्साहन। वर्ण व्यवस्था ने समाज में हमेशा ये संदेश दिया है कि सभी व्यक्ति समान हैं, सभी के पास समान कर्तव्य हैं और सभी के पास समान अधिकार हैं। फिर नेक्स्ट, रक्त की पवित्रता को बनाए रखना। वर्ण व्यवस्था ने रक्त की पवित्रता को कैसे बनाए रखा कि समाज को 4 वर्णों में बांट दिया और 4 वर्णों में स्पष्ट रूप से ये अधिकार कर्तव्य दे दिए, और सभी अपने जो वैवाहिक संबंध हैं वो जनरली क्या करते थे, अपने ही वर्ण में करते थे। तो इससे क्या हुआ, रक्त की शुद्धता बनी रही। फिर नेक्स्ट है सामाजिक अनुशासन। पूरा समाज वर्ण व्यवस्था के तहत पूरा समाज एक बिल्कुल अनुशासन में दिखता था, जहां ये दिखता था कि भाई ब्राह्मण के ये कर्तव्य हैं, वो अपने कर्तव्यों को लेके किसी से संघर्ष नहीं करेंगे, क्षत्रियों के ये कर्तव्य हैं, वैश्य के ये कर्तव्य हैं और शूद्र के ये कर्तव्य हैं। तो जब संपूर्ण समाज 4 कर्तव्य अधिकारों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया तो संपूर्ण समाज एक बिल्कुल अनुशासन में दिखने लगा, जहां किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। इसमें हो गया समाजशास्त्रीय महत्व। फिर नेक्स्ट है वर्ण एवं जाति में अंतर। ठीक है, 5 अंक के हिसाब से इसको आप इंपॉर्टेंट करिएगा, वर्ण एवं जाति में अंतर। तो मैंने एक टेबल के माध्यम से काफ़ी शॉर्ट में ये बनाने का प्रयास किया है और आई थिंक आप लोग को कोई परेशानी नहीं जाएगी। ये अंतर के बिंदु हैं कि हम किन किन बिंदुओं पर वर्ण और जाति में अंतर लगा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा कि वर्ण और जाति, तो कहा जाता है कि वर्ण की जो उत्पत्ति है वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है, जबकि जाति की उत्पत्ति जो है वो आज से 2000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो एक जो अंतर हो गया वर्ण में और जाति में कि वर्ण काफ़ी पुरानी व्यवस्था है और वर्ण की तुलना में जाति जो है वो नई व्यवस्था है। तो एक अंतर का बिंदु क्या होगा, अवधि। विभाजन की यदि बात करें तो वर्ण व्यवस्था केवल 4 भागों में विभाजित थी, लेकिन जब जातियों की बात करें तो आज जाति और उपजाति मिला लें तो लगभग 3000 हैं ये। तो एक डिफरेंस ये हो गया। आधार, वर्ण व्यवस्था में शामिल होने का या वर्ण व्यवस्था को चेंज करने का जो आधार था वो गुण और कर्म था, जबकि जाति की सदस्यता लेने के लिए आपका जो आधार था वो जन्म और वंश। आपका जिस जाति में जन्म हुआ है या आप जिस जाति के वंश को बिलोंग करते हो आपकी वही जाति रहेगी। फिर
स्वरूप, तो ये खुली व्यवस्था थी, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकते थे, तो वर्ण व्यवस्था एक खुली व्यवस्था थी। जबकि जाति प्रथा या जाति व्यवस्था थी वो एक बंद व्यवस्था थी, जिसमें जन्म लिया है वो जीवन पर्यंत वही जाति का रहेगा। फिर नियम और विधान, वर्ण व्यवस्था में जो नियम और विधान थे वो सरल थे, अपनी योग्यता और गुण के आधार पे आप वर्ण को बदल सकते थे। लेकिन जाति के जो नियम थे वो एकदम कट्टर थे, एकदम कठिन थे और एकदम कठोर थे, जिनको तोड़ पाना सदस्यों के लिए आसान नहीं था। फिर नेक्स्ट है प्रकृति। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो समानता पर आधारित थी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वर्ण व्यवस्था का जब रूप बिगड़ा तो जाति व्यवस्था आई, लेकिन वर्ण व्यवस्था अपने प्रारंभिक स्वरूप में कैसी थी? समानता पर आधारित थी, जहां सभी वर्ण को समान थे और कर्तव्यों को लेके भी समान थे। लेकिन जाति व्यवस्था जो है वो प्रारंभ से ही असमानता पे आधारित थी कि हम उच्च जाति के हैं, आप निम्न जाति को, तो समानता ना करके ये क्या किया, इसने असमानता कर दी। फिर पक्ष, यदि हम देखें तो वर्ण व्यवस्था केवल सैद्धांतिक पक्ष में ही दिखती है, जबकि जाति व्यवस्था उस समय भी प्रायोगिक तौर प्रैक्टिकली दिखती थी, और आज भी आप देख लो तो भारत जैसे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हो गई। फिर विवाह, तो वर्ण व्यवस्था में अनुलोम विवाह की छूट थी, जहां उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की से विवाह कर सकता था। लेकिन जाति में बहिर्विवाह, मतलब अपनी जाति के बाहर आप विवाह कर ही नहीं सकते थे, ये कठोरता थी। तो बहिर्विवाह की छूट नहीं थी, अंतर विवाह ही करना था, जिस जाति के आप सदस्य हो उसी जाति में आपको विवाह करना था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये अंतर हो गया, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से यदि 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है कि वर्ण और जाति में प्रमुख अंतर समझाइए, कोई 5 मार्कर लेके आप या तो टेबल फॉर्मेट में लिख दें या कंजक्शन फॉर्मेट में, कि वर्ण व्यवस्था का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पूर्व है, जबकि जाति का जो इतिहास है वो लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। जबकि लगा के 5 सेंटेंस लिख दें। फिर संभावित प्रश्नों की यदि हम बात कर लें तो संभावित प्रश्न जैसे 3 अंक की हम बात करें, वर्ण व्यवस्था कितने भागों में विभाजित थी, तो आपको आंसर लिखना है कि वर्ण व्यवस्था 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण और वैश्य वर्ण ये थे। क्रम थोड़ा सा मेरा आगे पीछे, ठीक। फिर दूसरा, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हो? तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसने संपूर्ण समाज को 4 भागों में बांटकर संघर्षों से छुटकारा दिलाया या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की। ब्राह्मण वर्ण के क्या क्या कर्तव्य हैं? तो भाई यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, ये सब ब्राह्मण के वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था के आधार क्या थे? तो वर्ण व्यवस्था के 2 आधार अभी हमने टेबल में पढ़े, एक गुण और एक कर्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला जो है 5 मार्कर, वर्ण व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिएगा। तो 4 विशेषताएं लिख देना है। वर्ण एवं जाति में प्रमुख अंतर को स्पष्ट करें, जो अभी लास्ट टेबल में है। फिर वर्ण व्यवस्था के महत्व को समझाइए। फिर इसके बाद 11 अंक का देखिएगा, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। हमने लगभग 5 सिद्धांत पढ़े हैं और कोशिश करिएगा कि 11 मार्कर में ये अप्रोच रखिएगा कि 5 ही, ठीक। बस इसमें एक पैरा बना दीजिए, पहले वर्ण व्यवस्था को समझा दीजिए, फिर उसके सिद्धांतों का एक डायग्राम बना के शॉर्ट में ये लिख दीजिए। वर्ण व्यवस्था के विभाजन को समझाते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। तो वर्ण व्यवस्था का इसका विभाजन बता देना है 4 भागों में, ये 11 मार्कर में, ठीक। 4 भागों में विभाजन और हर वर्ण के कर्तव्यों को भी डिफाइन कर देना है और इसकी विशेषताएं लिख देना है। फिर नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करते हुए वर्ण एवं जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 क्वेश्चंस हैं ये, एक पेज पे आपको महत्व को स्पष्ट कर देना है, दूसरे पेज में आपको वर्ण एवं जाति में अंतर स्पष्ट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस की डिमांड को भी पूरा करेंगे और एक सही अप्रोच में आप अपना आंसर लिख पाएंगे। चलिए, तो आज के इस क्लास में वर्ण व्यवस्था के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर आपके सामने जल्द आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।